Hello everyone. Today's task is to do IOG 2022. It's National Clinical Practice Guideline and you know कि national guidelines जो हैं वो top rated guidelines हैं for your MRCPI exam. और बाकी जो type of guidelines हैं we have done already in an introduction session. So in that session you will know कि कितने type की Irish guidelines हैं और इनकी क्या perspective, इनकी क्या importance है, क्या strength है, right? सो वी हैव डन कि भाई ये जो आईओजी गाइडलाइंस है ना ये तो बड़ी टॉप रेटेड गाइडलाइन है। ओके। सो व्हाट दिस गाइडलाइन सेज, इस गाइडलाइन की थीम है 8 to 9 पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करने हैं और हम 1 by 1 सारे पॉइंट्स कवर करेंगे एंड यू विल बी अमेज्ड हर पॉइंट से एग्जाम क्वेश्चन आता है। ठीक है। यू स्टार्टेड टर्मिनेशन, पेशेंट ने माइंड चेंज कर लिया, क्या करना है। यू स्टार्टेड टर्मिनेशन, पेशेंट को ब्लीडिंग ही नहीं स्टार्ट हुई, व्हाट यू विल डू। यू स्टार्टेड टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी फिर भी कंटिन्यू कर गई, फिर क्या करें। यू स्टार्टेड एम टॉप या टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन, पेन बहुत ज़्यादा हो गया, हेमरेज हो गया, इनकम्प्लीट टर्मिनेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गया, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होंगी लाइक परफोरेशन हो गया या सम सर्टन साइकोसोशल कंसिडरेशंस। तो ये थोड़ी लंबी गाइडलाइन है। वैसे आपने देखा हरीश गाइडलाइन 30 पेज की नहीं होती, ये तो लाइक एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन है, लंबी भी है, एग्जाम इम्पोर्टेंट भी है। तो करेंगे इसको फिर डिटेल से। ये गाइडलाइन बेसिकली मेडिकल टॉप, सर्जिकल टॉप, इसकी कॉम्प्लिकेशन, मैटरनिटी यूनिट्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जनरल प्रैक्टिस सबको सबको एड्रेस करती है। आप किसी भी लेवल पे हो, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो, अर्ली टर्मिनेशन कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेगनेंसी आती है, आपने इसी गाइडलाइन के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं एंड ये रिसेंट भी है ना, 2022 में इन्होंने पब्लिश की है। मैटरनिटी यूनिट्स भी इसको फॉलो कर लेंगे, जीपीज भी इसी को फॉलो करेंगे और इसी को देख के रेफर करेंगे। ठीक है। इसी तरह की गाइडलाइन हमने इंटरम गाइडलाइन अंडर 12 वीक्स की कुछ चीज़ें डुप्लीकेट होंगी, जैसे बॉर्शनला दोबारा इस गाइडलाइन में इन्होंने ऐड कर दी हैं। एक हमने गाइडलाइन की थी फैटल फिटल एनॉमलीज की, जब अबॉर्शन लॉस में जब हम टर्मिनेशन करते हैं बिकॉज ऑफ फैटल फिटल एनॉमलीज, वो कौन सी होती हैं, इसके लिए आईओजी 2020 थी, हमने एक एक समरी कार्ड किया था इसके लिए। फिर एक इंटरम गाइडलाइन थी जिसमें रिस्क टू लाइफ और हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन इन रिलेशन टू टर्मिनेशन, ये 19 की गाइडलाइन है बट इससे बेहतर यही है जो हम कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस की। और कोई रेफरेंस गाइडलाइंस हैं फॉर सम सपोर्ट। तो बेसिकली ये सारी इस गाइडलाइन की रिकमेंडेशंस जो हैं ऑलमोस्ट इन 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 गाइडलाइंस में भी एड्रेस हुई हैं। सो दैट्स वाई अगर आप ये गाइडलाइन अच्छे से कर रहे हो तो यू नो नीड टू डू दैट दीज गाइडलाइंस इन डिटेल, राइट। लेकिन फिर भी इंटरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरम गाइडलाइन क्या होती हैं, आपने वो इंट्रोडक्शन में देखा कि ये इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए हमने ये इंटरम लेस देन 12 वीक्स भी बड़े डिटेल से की है। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहली बात क्या थी कि पेशेंट का माइंड चेंज हो जाए आफ्टर एम टॉप, तो क्या हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं वैसे रिवर्ट। नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो ड्रग्स इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो सारी कैटेगरी एक्स ड्रग्स हैं। प्रेगनेंसी खराब कर रही है, कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? रिवर्ट नहीं कर सकते जो उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। ठीक है, या उनकी वजह से जो ट्रेटोजेनिसिटी हो सकती है वो आप रिवर्ट नहीं कर सकते। तो क्या सोल्यूशन है? पेशेंट को पहले ही बिफोर एम टॉप काउंसल कर दो कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, अपना सॉलिड डिसीजन ही की दफ़ा बना ले। अगर बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग हर टर्मिनेशन बिकॉज ऑफ हर ओन कंसेंट या सोशल रीजन की वजह से कर रहे हो टर्मिनेशन, तो उसको इनफ टाइम दो ताकि सॉलिड डिसीजन करे। ये ना हो कि स्टार्ट होगी तो माइंड चेंज कर ले। तो उसे बता दो एम टॉप इज़ नॉट रिवर्सिबल और लेस चांसेस हैं, लेस देन 3% चांसेस हैं कि पेशेंट ने मिफेप्रिस्टोन और माइसोप्रोस्टोल दोनों ले लिए हैं तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे। इट्स नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। ठीक है, 97% ये टर्मिनेट होके ही रहेगी। और दूसरा माइसोप्रोस्टोल की वजह से फेटल एनॉमलीज हैं जिसको हम मोबियस सिंड्रोम बोलते हैं, लिम्ब डिफेक्ट्स होते हैं, इसमें सीएनएस एनॉमलीज होती हैं, स्केलेटल मॉलफॉर्मेशंस होती हैं, वो भी हो सकती हैं 5%। माइसोप्रोस्टोल की जो ट्रेटोजेनिसिटी है वो 35 से 56 डेज के दौरान हाईएस्ट होती है। ठीक है। अ, फिर अगर चेंज ऑफ माइंड है तो ज़रूर आप अल्ट्रासाउंड करें ताकि वाइबिलिटी सेकेंडरी केयर में चेक करें। ठीक है, अगर उसका माइंड चेंज हो गया और ऑब्वियसली अव्वल तो हम इसको रिवर्ट नहीं कर सकते, उसको बता दो कि रिवर्ट नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस
जो कि हो चुकी हैं, तो इसलिए अनोमली स्कैन बड़ा डिटेल्ड होगा, ताकि मोबियस सिंड्रोम हम देख देख सकें। और इसको रिवर्ट करने के लिए उन्होंने बोला था शायद प्रोजेस्टेरॉन दे दो, तो ऐसा भी नहीं है। नो सोसाइटी जिसमें आरसीओजी, एसीओजी, खुद आयरिश, आरसीपीआई, ये सपोर्ट नहीं करते कि आप अगर प्रोजेस्टेरॉन दो तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग देने के बाद प्रोजेस्टेरॉन देने में कोई फायदा नहीं है। तो क्या टेक होम मैसेज है कि अगर पेशेंट ने टर्मिनेशन अपनी लाइक विल से स्टार्ट कराई है, तो मेक श्योर कि 12 वीक्स से छोटी प्रेगनेंसी हो, क्योंकि उस 12+0 के बाद आप टर्मिनेशन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हर ओन सोशल रीजंस। बाकी रीजंस पे कर सकते हो जिसमें वाइबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैटरनल अपनी हेल्थ रिस्क पे है। बट अगर कोई रीज़न नहीं है और ये सिर्फ उसकी अपना डिसीजन है कि वो नहीं कंटिन्यू करना चाहती, तो फिर जेस्टेशनल एज का कट ऑफ बहुत ज़रूरी है। एनफ टाइम दो उसको, और टर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो उसका प्रोसेस रिवर्ट नहीं हो सकता। और फिर लेटर ऑन डिटेल एनालिसिस का स्कैन होगा, क्योंकि टेट्राजेनिसिटी माइजोप्रोस्टोल से होती है, लेकिन मीफेप्रोस्टोन से वैसे नहीं होती। तो क्या बोला हमने, हम के टर्मिनेशन एम टॉप से रिवर्सिबल नहीं है, चांस ऑफ कंटिन्यूएशन वेरी लो, और माइजोप्रेस्टोल के ट्रेटोजेनिस रिस्क हैं, वह मीफेप्रोस्टोन के नहीं है। अगर ये मेजिप्रोस्टोल और मीफेप्रोस्टोन दोनों ले ली हैं, तो लाइक 97% टर्मिनेशन हो जाती है। अबार्शन लॉस दोबारा इस गाइडलाइन में रिवाइज हुई हैं, आप भी रिवाइज कर लो, ठीक है। सेक्शन 9 में पेशेंट की हेल्थ को रिस्क होता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। ओके, वाइबिलिटी एज है भाई इसमें, तो स्टेटमेंट लेफ्ट मी टू करेक्ट इट। वैसे तो एक ही बात लिखी हुई थी, मैंने कहा तुम लोग गलती ना कर दो। चलो, तो वाइबिलिटी एज, अगर इमरजेंसी रिस्क नहीं है तो वाइबिलिटी एज की कट ऑफ है। इमरजेंसी सिचुएशन में कोई कट ऑफ नहीं है, नो जेस्टेशनल एज लिमिट, ठीक है। और सेक्शन 11 बेसिकली फ्री पिटल एनामली या लीथल पिटल एनामली इसमें हम करते हैं। और सेक्शन 12 ऑन रिक्वेस्ट, 98.6% सारे केसेस 2021 के डाटा में यही थे कि वो टर्मिनेशन ऑन रिक्वेस्ट की गई थी, ठीक है। और बाकी जो बजवर्ड हैं वो 3 मैंडेटरी वेटिंग पीरियड ज़रूरी है ऑन रिक्वेस्ट पे, जेस्टेशनल एज 12+0 या इससे कम हो, राइट। और फ्री पिटल एनामलीज में एनेनकेफली है, लीथल एनामलीज में लाइक डाउन सिंड्रोम्स लाइक एनामलीज हैं। सेक्शन 10 में इमरजेंसी कंडीशन जैसे आइजनविंगर के साथ आ गई, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, शॉक में, और नॉन इमरजेंसी में जैसे फिटल रिस्क तो है, लेकिन लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन में डेवलप हो सकती है, लेकिन अभी हेल्थ रिस्क डायरेक्ट नहीं है पेशेंट की लाइफ को। सर सवाई सेक्शन 10 के सब में 2 डॉक्टर साइन करेंगे, और सेक्शन 10 चूंकि इमरजेंसी केस है इसमें 1 डॉक्टर भी काफ़ी है, ठीक है। बाकी फिर हमने कहा कि 12 जो वीक+1 डे का मतलब है कि ये एक्सीड कर गया 12 वीक से, और इस पे सोशल रीजन या टर्मिनेशन ऑन रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। ओके, सो एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग, अभी तो हमने एक पॉइंट देखा है कि एम टॉप रिवर्ट नहीं हो सकती ना प्रोजेस्टेरॉन देके, कॉम्प्लिकेशंस या एनॉमलीज भी रिवर्ट नहीं हो सकती, तो पेशेंट के पहले डिटेल काउंसलिंग कर दो। और 97% स्टार्ट करने के बाद वो टर्मिनेट होके ही रहेगी। जो लेस देन 3% बचे भी हैं उनका फिर डिटेल एनॉमली स्कैन होगा, राइट। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग। एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग में दो चीज़ें हैं, एक है प्राइमरी केयर सेटिंग में नो ब्लीडिंग, एक है सेकेंडरी केयर सेटिंग में। तो प्राइमरी केयर सेटिंग से मुराद है कि प्रेगनेंसी बेसिकली 9 वीक से छोटी है, और सेकेंडरी केयर से मुराद है कि प्रेगनेंसी 9 वीक से ज़्यादा बड़ी है। तो जो लेस देन 9 वीक्स प्रेगनेंसीज थी उनको प्राइमरी केयर में हमने ट्रीट किया और पेशेंट को मेडिसिन दे के घर भेज दिया, ठीक है। वो चली गई है घर और मेडिसिन उसने खा ली, लेकिन टर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो टर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई, ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई, तो फिर हम ऐसे बोलेंगे कि अब वो दूसरी डोज ले ले, ठीक है। 400 माइक्रोग्राम दूसरी डोज ले ले 4 घंटे के बाद, अगर ब्लीडिंग नहीं हुई। लेकिन अगर दूसरी डोज लेने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं हुई, तो फिर वो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर या प्राइमरी केयर सेटिंग में आएगी, ठीक है, या हेल्पलाइन माई ऑप्शंस पे कांटेक्ट करेगी। और जब वो प्राइमरी केयर सेटिंग में आएगी तो फिर उसका बेटा एसीजी होगा। अगर वो फेलिंग है तो हम बता देंगे कि लाइक अगर ड्रॉप कर रहा है तो ये अच्छी बात है, बट अगर ड्रॉप नहीं कर रहा तो उसका मतलब है प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही है, या लाइक आप बेटा एसिडी कर नहीं सकते प्राइमरी केयर सेटिंग में, आपके पास लोकली अनेबल टू मॉनिटर बेटा एसिडी, तो फिर आप सेकेंडरी केयर में रेफर करोगे। और ये एग्जाम क्वेश्चन है
कि पेशेंट लेट्स सपोज 8 वीक्स पे अपनी टर्मिनेशन स्टार्ट की, घर गई, और सबसे पहले ज़रूरी है कि आप देख लो कि पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में तो नहीं है फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि मे बी अंडरलाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। और हाई रिस्क ग्रुप्स कौन से हैं? जिसमें पीआईडी, आईसीडी इनसाइड टू, एआरटी केसेस या ट्यूबल लाइगेशन। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी इसलिए टर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई कि वो एक टॉपिक थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट एंड एक्सक्लूड एक्टोपिक प्रेगनेंसी बिफोर स्टार्टिंग एम टॉप। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, मेडिको लीगल केस बन जाएगा कि आपने हाई रिस्क ग्रुप्स में अल्ट्रासाउंड कराए बगैर एम टॉप स्टार्ट करते। ठीक है, तो मेक श्योर हाई रिस्क ग्रुप्स कौन से हैं। और ये भी एग्जाम क्वेश्चन है कि कापर टीन साइड टू हो तो एक्टोपिक का रिस्क कितना है? हर दूसरी को है 50%, 2 in 1, राइट। चलो एनीवे, एक्टोपिक का रिस्क वैसे अगर हाई रिस्क नहीं है तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, फिर वो इंटरट्रेंट प्रेगनेंसी ही है। बस इसमें रीजन ये है कि आपने डोज सही से नहीं दी या पेशेंट ने खाई सही से नहीं, रूट चेंज हो गया, स्किप हो गई डोज, तो ये रीजन है कि ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई। सो नंबर 1, सबसे पहले प्राइमरी केयर सेटिंग का केस है या प्रेगनेंसी 9 वीक से छोटी है, घर में टर्मिनेशन स्टार्ट हुई है, हाई रिस्क ग्रुप्स पहले ही एंटरटेन करके एक्सक्लूड कर लिया था कि एक टॉपिक नहीं है, और पेशेंट को 4 आवर हो चुके हैं, टर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, शी ऑलरेडी नो कि दूसरी डोज मुझे लेनी है, दूसरी डोज लेने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई, तो वो आपके पास आएगी, आपने बेटा एससीजी कर दिया। आप अगर बेटा एससीजी नहीं कर सकते, आपने सेकेंडरी केयर में रेफर कर दिया, या पेशेंट ने डिक्लाइन कर दिया बेटा एससीजी, तो तब भी आपने सेकेंडरी केयर में रेफर कर दिया। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हम अर्जेंट उसको रेफर करेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वो ये है कि पेशेंट को सिवियर पेन शुरू हो गया है, वो या हीमोडायनेमिकली वो अनस्टेबल है, तो ये अर्जेंट केयर है। इसमें फिर रेफरल रूफरल भूल जाओ, अर्जेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेजो। ठीक है, प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर वो भूल जाओ, इमरजेंसी केयर करो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी केयर सेटिंग, अगर फिर कोई ब्लीडिंग नहीं हुई आफ्टर स्टार्टिंग मेडिकल टर्मिनेशन, तो पहले तो मेक श्योर कर लो कि 12 वीक्स क्रॉस तो नहीं हुए, क्योंकि अगर क्रॉस नहीं हुए, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन स्टार्ट भी नहीं हुए, तो आप फिर कर भी नहीं सकते, बेसिकली यू हैव टू कंटिन्यू इट। ठीक है। अच्छा, बाकी जो रीजंस हैं, अगर 12 वीक से छोटी प्रेगनेंसी है, बाकी जो रीजंस हैं कि टर्मिनेशन या ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, वो अगेन वही है कि डोज स्किप कर दिया आपने, रूट खराब कर दिया। और प्राइमरी केयर सेटिंग में तो पेशेंट को घर जाने दे रहे थे ना, सेकेंडरी केयर सेटिंग में तो पेशेंट आपके पास एडमिट है। ठीक है, तो अगर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई लेकिन सैक एक्सपेल्जन हो गई है, तो इसका मतलब है ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, नो नीड ऑफ अल्ट्रासाउंड। लेकिन आप अनसर्टन हो कि भाई सैक आउट नहीं हुई, ठीक है, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करोगे। हाँ, इसके बाद सीनियर रिव्यू के बाद आप सेकंड डोज भी स्टार्ट कर दोगे, जो कि 400 माइक्रोग्राम है। डोज तो सेम ही है प्राइमरी केयर सेटिंग और सेकेंडरी केयर सेटिंग की। ठीक है, बक्कल रूट है और 3 आवरली 5 डोजेज हम दे सकते हैं। तो क्या हुआ प्राइमरी केयर सेटिंग में, सॉरी सेकेंडरी केयर सेटिंग में, एक तो हमने देख लिया कि 12 वीक्स क्रॉस नहीं हुए, पेशेंट की सैक एक्सपल्शन नहीं हुई, विदाउट डूइंग अल्ट्रासाउंड सीनियर रिव्यू लिया, कंफर्म किया डोज को, और रिपीट कर दी मैज़ोप्रेस्टोल अगेन। लेकिन चेकलिस्ट डिफरेंट है प्राइमरी केयर सेटिंग से ना, राइट, क्योंकि सैक एक्सपल्शन अगर आपने देख ली है तो डोज रिपीट नहीं करोगे आप, और स्कैन भी नहीं कराओगे। बट अगर इफ यू अनसर्टन के सैक एक्सपल्जन नहीं हुई, ठीक है, डाउट है आपको, तब अल्ट्रासाउंड कराओगे। और इन एनी वे सेकेंड डोज आप दे सकते हो आफ्टर सीनियर रिव्यू। सेकेंड डोज के बाद भी, आपकी सेकेंड अटेम्प्ट के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं हुई, प्राइमरी केयर सेटिंग में तो रेफर कर दिया था ना सेकेंडरी केयर सेटिंग में, अब सेकेंडरी केयर सेटिंग वाले किसको रेफर करेंगे? तो वो अब मेडिकल एम टॉप को छोड़ के एस टॉप पे आ जाएंगे। वैसे तो एस टॉप हम 9 वीक्स के बाद कंसिडर करते हैं, ठीक है, 9 से 14 वीक्स तक करते हैं, बट 9 से 12 तक हम एम टॉप भी कर सकते हैं, और हमने एम टॉप स्टार्ट भी की थी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी है कि जिस एम टॉप को हमने स्टार्ट किया था, ब्लीडिंग नहीं हुई, सेकेंड डोज के बाद हम उसको एस टॉप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, और दैट्स इट। यही है कि अगर सेकेंड डोज के बाद भी टिश्यू नज़र नज़र नहीं आ रहा, तो आपने स्टॉप करनी है, और फर्स्ट के बाद अगर टिश्यू नहीं मिल रहा तो आपने सेकेंड डोज रिपीट करनी है। तो थोड़ा डिटेल में करा देती हूँ, भूल जाओगे। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। सेकेंडरी केयर में एमटॉप की मीफेप्रिस्टोन क्लिनिक में ले ली, 24 आवर के बाद एडमिट किया, माइज़ोप्रेस्टोल अपने सामने दे दी, जो कि पहली डोज 800 बक्कल थी, और दूसरी डोज 400 थी, जो कि यूजुअली हम 4 डोजेज या टोटल 5 डोजेज भी दे सकते हैं 3 आवरली। तो आउटकम 1 ये है कि प्रेगनेंसी टिश्यू पास्ट, विजुअल कंफर्मेशन हो गई। ठीक है, स्टाफ ने भी देख लिया और कंफर्म कर दिया कि कंप्लीट एक्सपल्जन हो गई है।
एंड यू आर श्योर कि मोलर नहीं है, डिस्चार्ज कर दो। इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, वाइटली स्टेबल है, कोई पेन नहीं है। बट अगर नो प्रेगनेंसी टिश्यू पास्ट, तो फिर आपने सेकेंड डोज स्टार्ट कर दी। सेकेंड डोज 800 के बाद 400 थी, वो दे दी। ठीक है, और अगर सेकेंड डोज के बाद भी टर्मिनेशन नहीं हुई तो एस्टॉप शुरू कर दी, टिल दैट के वो पेशेंट कंप्लीट उसकी एक्सपल्जन हो जाए। राइट, ओके। फिर क्या करना है? अगर आपने फर्स्ट डोज के बाद देखा सेकंड डोज की जरूरत है, आप सेकंड डोज देने के बाद उसने सैक आउट कर दी तो डिस्चार्ज कर दो। लेकिन अगर सेकंड डोज के बाद डिस्चार्ज सैक आउट नहीं हुई तो फिर आप उसकी स्टॉप कर दो। अब ये एल्गोरिथम आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह सेकेंडरी केयर के साथ। तो नो कंपेयर प्राइमरी केयर एंड सेकेंडरी केयर। मेन कंसर्न प्राइमरी केयर में था कि हाई रिस्क में एक टॉपिक एक्सक्लूड हो जाए। सेकेंडरी केयर में यह था कि कंप्लीट टर्मिनेशन हो जाए। एक टॉपिक का टाइम 9 वीक्स तक मैक्सिमम होता है, दैट्स द रीजन एक्चुअली। प्राइमरी केयर में जो पहला एक्शन था वो ये था कि माइजोप्रोस्टोल की डोज वो खुद ले सकती है, और सेकेंडरी केयर में जो पहला एक्शन था वो ये था कि विजुअल टिश्यू चेक आफ्टर एक्सपल्शन, नो आरियस। ठीक है, अल्ट्रासाउंड प्राइमरी केयर में कब करना है? जब ब्लीडिंग ना हो या पेशेंट हाई रिस्क हो, क्योंकि टॉपिक का रिस्क हाई हो सकता है ना। और सेकेंडरी केयर में तब करना है जब अनसर्टनिटी हो अबाउट एक्सपल्जन। फॉलो अप प्राइमरी केयर में तो सिर्फ बटा के साथ था अगर फिजिबल था, और सेकेंडरी केयर में क्या था कि आपने सीनियर रिव्यू कराना था। अगर कोई लाइक विजुअल कंफर्मेशन नहीं हुई तो आपने रिव्यू कराना है। रिव्यू कराने के बाद आप स्कैन, अगर डाउट है तो आप कर लें। प्राइमरी केयर में अगर मामला तय नहीं हुए, ठीक है, सेकेंड डोज के बाद भी ये बेटा जी पॉसिबल नहीं है करना, तो आपने सेकेंडरी केयर में भेज दिया। अब सेकेंडरी केयर में बेसिकली क्या करना है? सेकेंडरी केयर में अगर टर्मिनेशन स्टार्ट हुई है तो वो आफ्टर रिव्यू सेकेंड मेडिकल राउंड कर सकते हैं, या मेडिकल डोज रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सेकेंड डोज रिपीट की और उसमें पेशेंट की ब्लीडिंग हैवी हुई, आप सर्जिकल टॉप करोगे। आपकी सेकेंड डोज फेल हुई, आप सर्जिकल टॉप करोगे। तो ये क्लियर हो गया एब्सेंस ऑफ माइंड। ये बड़ा डिटेल में मैंने पढ़ाया है, इस आयरिश गाइडलाइन में इतना डिटेल में नहीं है। ठीक है, आई कैन बेट हेयर बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम में तो घूम के रह गई थी कि क्या चल रहा है प्राइमरी केयर सेकेंडरी केयर, और इसमें क्या बज़वर्ड है भाई। I took a lot of energy and time for me, trust me, to create these tables so that you can understand them, or because they are exam questions. चलो, बाकी कुछ चीज़ें भी हैं जो मैंने एड ऑन डिटेल्स के लिए ऐड की हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं। सो टर्मिनेशन लॉज हैं, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी केयर एम टॉप 9+6 तक सेफ है, मीफेप्रिस्टोन मस्ट बी टेकन। ठीक है, सेकेंडरी केयर जो है वो 9+6 इसके बाद करते हैं। एस टॉप तब करते हैं तब सेकेंडरी केयर में ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए ड्यूरिंग एम टॉप, ठीक है, या फिर सेकेंड राउंड फेल हो जाए। और जो सर्जिकल टॉप है वो 9 से 14 वीक्स तक सुटेबल है। कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं इसमें, फिर इमरजेंसी केयर है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है, और एवरीथिंग लाइक दैट। फिर मेडिकल टर्मिनेशन का मेथड दोबारा आ गया है, बिकॉज आई नो पीपल फॉरगेट इट, मैंने दोबारा लिख दिया है। फिर सर्जिकल टॉप आ गया, सेकेंडरी केयर में ही होती है, बिफोर 14 वीक्स होती है। इंडिकेशन फेलियर ऑफ एम टॉप है, ये रिटेन टिश्यू है, या क्लिनिकल चॉइस है। ठीक है, बाकी तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट बात थी इस गाइडलाइन में, 9 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था कि रिवर्ट कर सकते हैं हम टॉप को। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हुई प्राइमरी केयर सेटिंग में या सेकेंडरी केयर सेटिंग में क्या करना है। थर्ड पॉइंट है कि प्रेगनेंसी ऑन गोइंग है, आपने एम टॉप की है लेकिन प्रेगनेंसी तो ऑन गोइंग है, फिर क्या करें? ठीक है, हम एम टॉप के बाद क्या करते हैं? मतलब वी थिंक के लाइक सिम्टम्स रिजॉल्व होने चाहिए, नाज़े वोमिटिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि बेटे से जी फॉल कर रहा है। और एम टॉप के बाद हम पेशेंट का लो सेंसिटिविटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, और ये टेस्ट आराम से 1000+ बेटा को डिटेक्ट कर लेता है। व्हेन वी विल सस्पेक्ट कि ऑनगोइंग प्रेगनेंसी है, आपने टर्मिनेशन स्टार्ट की, एम टॉप दी, लेकिन सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई टिश्यू पास नहीं हुआ, या 2 वीक के बाद यूपीटी स्टिल पॉजिटिव है, ये तीनों चीजें इस बात की तरफ इशारा हैं कि कोई ना कोई ऑनगोइंग प्रेगनेंसी है। और ये भी तो पॉसिबल है ना कि आपने प्रेगनेंसी लाइक मल्टीपल हो, यूज आपने इंट्रायूट्राइन पिक की थी, उसको टर्मिनेट कर दिया, बट समवेयर इट विल बी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी इन एब्डोमिनल साइट, नॉन ट्यूबल या ट्यूबल। वो तो बेटे से जी दे रहा है, वो का प्लेसेंटा, वो तो सिम्टम्स आ रहे हैं। ये भी हो सकता है, हिटोटोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं, वो भी एक्सक्लूड करनी है। रिस्क फेलियर, बाकी इसमें भी रीजन यही है जो वो एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग में थी कि इनकरेक्ट मेडिकेशन है, वोमिटिंग हो गई विद इन 1 आवर ऑफ टेकिंग माइफेप्रिस्टोल या 30 मिनट्स विद इन टेकिंग माइजोप्रोस्टोल, तो वो जब वर्क ही नहीं किया तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही।
ठीक है? तो फिर आपने क्या बोलना है पेशेंट को? आपने जब एमटॉप की थी, आपने उसको घर भेज दिया कि 2 वीक के बाद अपना यूपीटी करना, वो पॉज़िटिव आ गया, तो फिर उसको बोलना है या तो खुद आ सकते हो या फ़ोन भी कर सकते हो, दोनों चॉइसेस है तुम्हारे पास, ठीक है? और इसके बाद हम रिपीट टेस्टिंग कर सकते हैं विदिन 48 आवर, सीरम भी कर सकते हैं सीरियल या अगेन हम लो सेंसिटिविटी यूपीटी भी कर सकते हैं। आपने ये जो ऑनगोइंग प्रेगनेंसी को रेफर कब करना है? अगर सेकंड में भी रिपीट यूपीटी पॉजिटिव हो या बेटा से जो आपने सीरियल किया 48 आवर के बाद वो राइजिंग या डिक्लाइन नहीं कर रहा या सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इट्स मीन के ये प्रेगनेंसी ऑनगोइंग है, ठीक है? हाँ, बाकी अगर प्राइमरी केयर सेटिंग में ऑनगोइंग है तो प्राइमरी केयर के वाले के पास पहले जाएगी, ठीक है? जहाँ इनिशियल रिव्यू करना है जिसने उसको केयर प्रोवाइड की थी उसी के पास जाएगी। बाकी जो उन्होंने बोला कि जेस्टेशनल एज अगर हाई हो तो टर्मिनेशन के चांसेस लाइक फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इनमें आप अर्ली सीरियल बीटा एसीजी भी करें टू डिटेक्ट ऑनगोइंग प्रेगनेंसी प्रॉम्प्टली एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग में भी इंपॉर्टेंट है, फर्दर मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? So basically, what are the further management options for a woman that has an ongoing pregnancy following early mTOP? अर्ली एम टॉप में मेक श्योर दोबारा डोज तभी रिपीट करेंगे 12 वीक्स क्रॉस ना किए हुए हम, ठीक है? CRL 63M और 84 डेज और ये 12 वीक्स सारे इंपॉर्टेंट बजवर्ड हैं। ये बजवर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? कैसे बताऊँ तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब 12+0 से छोटी प्रेगनेंसी, 84 से कम हो डेज में और CRL 63 से कम, ठीक है? तब आप कर सकते हो इक्वल और लेस देन 63। अगर 63 से ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा डेज हैं या एक्सीड कर गई है 12 वीक्स से, इसका मतलब है 12+1, आप ऑनगोइंग प्रेगनेंसी को हाथ नहीं लगा सकते। 14 ईयर की इम्प्रिजमेंट है, ठीक है? अगर आप इसको पेशेंट की रिक्वेस्ट पे कर रहे हो। दूसरी बात ये कि रेफर कर दो सेकेंडरी केयर में, वहाँ अगर ये क्राइटेरिया मीट करता है कि प्रेगनेंसी 12 वीक्स से कम है, ऑन रिक्वेस्ट आई एम टॉप कर रहे थे, तो फिर आप उसको रेफर कर दो। उसके पास अगेन वही चॉइसेस हैं मेडिकल टॉप की, एस टॉप की, जो भी हमने देखी, ठीक है? और सपोर्ट भी प्रोवाइड करो जिसमें ये डिफरेंट सपोर्ट वर्क नेटवर्क्स हैं, जैसे अबॉर्शन सपोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है? और इफ़ नीडेड अगर एम टॉप के लिए एलिजिबल है तो अगेन मिफिप्रिस्टोन उसके फिर 24 से 48 आवर के बाद माइसोप्रिस्टोल दोबारा रिपीट हो सकती हैं, ठीक है? उसी में फिर आपने कंफर्म करना है टिश्यू पास हुआ है नहीं हुआ। तो this is like that. Women with confirmed या suspected ongoing pregnancy must be referred promptly to the secondary care. अगर confirm हो गया ना, ठीक है? अपने उसने जिस अपने इनिशियल केयर प्रोवाइडर के पास वो गई और कंफर्म हो गया कि भाई अब ऑनगोइंग प्रेगनेंसी है, तो बट वेयर कहाँ प्राइमरी केयर में थी या सेकेंडरी केयर में थी, अब सेकेंडरी केयर रेफरल मैंडेटरी हो गया है, ठीक है? नो, कुछ एल्गोरिथम्स हैं इस गाइडलाइन के शुरू में ही लिखे हुए हैं। एक है मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आप सेकेंडरी केयर में कर रहे हो मीन्स 9 वीक्स के बाद कर रहे हो, ठीक है? तो ये वेरी इजी सा है, लेट्स डू इट विद मी। सो मिफेप्रिस्टोन टेकन मोर देन 24 आवर हो चुके हैं, नो प्रेगनेंसी टिश्यू पास्ट, ठीक है? प्रेगनेंसी टिश्यू पास नहीं हुआ और वेयर यू आर बेसिकली, ठीक है? सेकेंडरी केयर में हो तो इंश्योर करो कि विजिबली आपको नजर आ रहा हो, ठीक है? कंफर्म करो कि उसने डोज सही ली है, अल्ट्रासाउंड करो अगर आपको अनसर्टेनिटी है टिश्यू पास करने पे या नहीं, ठीक है? रिपीट कर दो डोज दोबारा, रिपीट डोज करने पे भी कोई टिश्यू पास नहीं हुआ, सर्जिकल एमटॉप कर दो, या ड्यूरिंग रिपीट डोज ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, सर्जिकल टॉप कर दो, या पेशेंट की क्लिनिकल चॉइस या आपकी क्लिनिकल चॉइस है आप सर्जिकल टॉप कर दो, ठीक है? होएवर एट एनीवेयर इन दिस एल्गोरिथम अगर कंप्लीट एक्सपल्जन हो गई है तो डिस्चार्ज कर दो और डिस्चार्ज कर दो, ठीक है? ये एल्गोरिथम मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन द वे आई टोल्ड यू इन टेबल्स वो ज़्यादा आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। दूसरा एल्गोरिथम इस गाइडलाइन के शुरू में है मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट हेमरेज फॉलोइंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर में अगर एमटॉप स्टॉर्ट की और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो फिर आप क्या करोगे? तो अगेन
थिंक कि ये मैनेजमेंट अक्यूट हेमरेज की है, जिसमें टर्मिनेशन आप सेकेंडरी केयर में कर रहे थे। नंबर 1 हिस्ट्री लो, ठीक है? हिस्ट्री पे चेक करो कि डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या थी, मिफेप्रिस्टोन सही से लिया, नहीं लिया, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग कितनी है, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग है, प्रेगनेंसी टिश्यू पास हुआ, नहीं हुआ, स्मेली डिस्चार्ज तो नहीं है, पेन तो नहीं है, कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई यूट्रस पे, रेगुलर मेडिकेशंस या एनी अदर रेलिवेंट मेडिकल कोई हिस्ट्री तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी ड्रग ले रही हो जो कि इन्हेंस कर दे इन ड्रग्स को, ठीक है, या इनको जो है चेंज कर दे इनका मैकेनिज्म। एग्जामिनेशन पे वाइटल देखो, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करो, स्पेकुलम बाइमेनुअल एग्जामिनेशन करो। तो सबसे पहले अक्यूट हेमरेज में अगर पेशेंट स्टेबल है, स्टेबल पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है और एग्जामिनेशन करना है। और हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद यू कम टू नो कि ये इनकम्प्लीट टर्मिनेशन है। इनकम्प्लीट टर्मिनेशन में आपने लैब्स भेजनी है, मेक श्योर एफबीसी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटीज, सीआरपी फॉर इन्फेक्शन, और एग्जामिन और स्वैब्स हैं कुछ अगर इन्फेक्शन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने क्या करना है, कंसीडर सर्जिकल टॉप और मेडिकल टॉप इन सेकेंड ट्राइमेस्टर डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल सिनेरियो। जो भी हमें पता है कि कब करनी है एम टॉप, कब करनी है एस टॉप। फिर यू कैन कंसीडर अगर इनकम्प्लीट टर्मिनेशन है, यू कैन कंसीडर, कंसीडर मतलब इन्फेक्शन है तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है? अगर अब चूंकि ब्लीडिंग का केस है तो फिर साथ में बायमैनुअल कंप्रेशन करें, यूट्रोटॉनिक्स दें, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस सिंटो दें, इंट्रामस्कुलर सिंटोमेट्रिन भी दे सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कार्बोक्रेस्ट या F2 अल्फा भी दे सकते हैं। एंड कंसीडर यूज ऑफ इंट्रावीनस ट्रांसमीन एज वेल, ठीक है? और इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स भी दे सकते हैं इंक्लूडिंग द फिब्रोनोजन। तो ये इन्होंने ब्रॉडली बताया, जरूरी नहीं है ये सारा कुछ करना है। अगर इन्फेक्शन की तरफ जाएगा तो फिर उसमें स्वैब्स आ गए, एंटीबायोटिक्स आ गए, ठीक है? क्योंकि ये जो ब्लीडिंग है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्राइटिस है, साथ में एंटीबायोटिक्स भी आएंगी, एंटीबायोटिक के लिए इन्फेक्शन स्क्रीनिंग भी आएगी। अगर ऑनगोइंग प्रेगनेंसी या इनकम्प्लीट टर्मिनेशन है विदाउट इन्फेक्शन, तो विदाउट एंटीबायोटिक्स फिर आप इसमें यूट्रोटॉनिक्स देंगे, कंप्रेशन करेंगे, जो बेसिकली आप पीबीएच में करते हो। इट मेक सेंस, प्योरली इन्फेक्शन ही आपको पकड़ा गया है रीजन कि ये जो सेकेंडरी केयर में ये हेमरेज हो रहा है, अक्यूट हेमरेज। अब अक्यूट हेमरेज के मतलब ये नहीं क्योंकि मैसिव हेमरेज है, मैसिव होता तो अनस्टेबल होती, तो ये इसका मतलब है ये हेमरेज है जो एकदम से हो गया है, ठीक है? इट कैन बी लाइक ऑब्वियसली नॉन मैसिव है क्योंकि अनस्टेबल नहीं है। तो अगर अनस्टेबल पेशेंट स्टेबल है, अक्यूट हेमरेज है, ठीक है, तो इन्फेक्शन में आपने सारे ये स्वैब्स भेजने हैं और स्वैब्स के साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है, अल्ट्रासाउंड करना है कि पीओसीज तो नहीं है। ये जो एल्गोरिथम है ना, अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आप बहुत सारे पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चंस अच्छे से हल कर सकते हो। तो एक स्टेबल पेशेंट जो अभी स्टेबल है बट उसमें रप्चर हुआ है और इट इज द रीजन ऑफ अक्यूट हेमरेज, जो कि अभी इतना मैसिव नहीं है, उसमें फिर आपने चूंकि है तो रप्चर ना, रप्चर को तो आप करोगे ही लेप्रोटमी, इमरजेंसी लेप्रोटमी है, और एंटीबायोटिक्स और ब्लड प्रोडक्ट्स भी अकॉर्डिंगली। ये उन्होंने सिर्फ हिंट दिया है बट इस मैनेजमेंट तो इससे कहीं ज्यादा डिटेल्ड है, जो कि हम सर्जिकल मॉड्यूल में डिटेल में देखने वाले हैं। वट एवर इज द रीजन, चाहे अक्यूट हेमरेज कन्वर्ट हो गया मैसिव हेमरेज में, या अक्यूट हेमरेज कन्वर्ट हो गया विद इन्फेक्शन और सेप्टिक सेप्सिस में चली गई पेशेंट और अनस्टेबल हो गई, या रप्चर हुआ अक्यूट हेमरेज से और हेमरेज अक्यूट रप्चर से हेमरेज हुआ और पेशेंट अनस्टेबल हो गई। तो बेसिकली अनस्टेबल पेशेंट का क्या करना है इन ऑल दिस सिचुएशंस? आप सेकेंडरी केयर में इसको देख रहे हो, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प। एबीसी अनस्टेबल जो है, 14 गैज कैनुला, सारा वर्कअप, सीबीसी, रीनल फंक्शन टेस्ट, एलएफटीज, कोएगुलेशन प्रोफाइल, सीआरपी, ग्रुप एंड क्रॉस मैच, ठीक है, जीएसएम ग्रुप एंड क्रॉस मैच। पॉइंट ऑफ केयर में सारा आपने इसका ईबीजीज देखनी है, हाई ऑक्सीजन देनी है, आईवी फ्लूइड्स देनी है, इनटेक आउटपुट के लिए कैथेटराइज करना है, अनस्टेबल है ब्लड भी देना है, आरबीसीज, ब्लड प्रोडक्ट्स, कोएगुलेशन प्रोडक्ट्स सारे आपके पास हों, और ट्रांसफर टू थिएटर फॉर इवैक्यूएशन ऑफ रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन अगर रीजन आरपीओसीज थे। रप्चर है तो फिर रप्चर को देखो, मतलब जो भी अनस्टेबिलिटी की रीजन है, सेप्टिक शॉक है तो फिर सेप्सिस 6 पे आ जाओ, उस पे देखो। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स मोर डिटेल्स के इनकम्प्लीट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हमने क्या करना है। ओके अगर इनकम्प्लीट टर्मिनेशन थी और आप प्राइमरी केयर सेटिंग में हो,
तो इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट में एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कंसर्निंग फीचर्स नहीं है, रेड फ्लैग फीचर्स नहीं है, तो कुछ नहीं करना, एक्सपेक्टेड केयर करनी है, ठीक है। मतलब लीव हर ऑन इट्स ओन, केयरफुल वॉच उसको करें देख, और उसको कहेंगे अपना जो है दोबारा से, मीन वाइल अगर प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। और प्रेगनेंसी टेस्ट की कट ऑफ 2 वीक्स ही है, जैसे पहले थी। सेकेंडरी केयर में है तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कंजर्वेटिव की भी, ठीक है। इसमें हमने 10-14 डेज के बाद अल्ट्रासाउंड कराना है। मेडिकल मैनेजमेंट, इफ प्री मीट मीन्स लेस देन 14 वीक्स तक हम मेडिकल टॉप कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो है। ओके, इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट, बेसिकली सेकेंडरी केयर सेटिंग में इनकम्प्लीट टर्मिनेशन की आपने 3 ऑप्शंस देनी है, कंजर्वेटिव, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। और इनके जो भी रेजिकेट्स हैं वो जरूर मीट होने चाहिए। और प्राइमरी केयर सेटिंग में आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। और मेक श्योर कि पेशेंट में रेड फ्लैग फीचर्स ना हो। अगर आप पेशेंट अनस्टेबल है, इनकम्प्लीट टर्मिनेशन है, चाहे प्राइमरी केयर सेटिंग में है चाहे सेकेंडरी केयर सेटिंग में है, शी शुड बी रेफर्ड फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर एस्टॉप, इवैक्यूएशन ऑफ रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। और एमवीए से नहीं बल्कि ईवीए से, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो इनकम्प्लीट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक प्राइमरी केयर सेटिंग केस है, और इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं हुए प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन मौजूद हैं इनसाइड यूट्रस, बट पेशेंट स्टेबल है, तो लीव हर ऑन इट्स ओन, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करें। और सेकेंडरी केयर में आप 3 चॉइसेस देंगे, कंजर्वेटिव की, मेडिकल की, सर्जिकल की। कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट करनी है तो मेडिकल मैनेजमेंट का, और सर्जिकल टॉप करनी है तो सर्जिकल टॉप का। और ये कंजर्वेटिव, मेडिकल, सर्जिकल डिटेल में वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पेन एंड एनाल्जेसिया। ओके, पेन एनाल्जेसिया के हवाले से जो रिकमेंडेशन है इस गाइडलाइन में वो ये है, वैसे टर्मिनेशन स्टार्ट किया पेन तो होगा ही, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। क्रैम्पी पेन इज कॉमन विद इन 1 to 4 आवर आप माइजोप्रोस्टोल। और पीक पेन यूजुअली तब होता है जब जेस्टेशनल सैक जो है वो एक्सपेल हो रही होती है, क्योंकि स्ट्रेच होती है ना सर्विक्स तब। सवेयर पेन इज नॉट नॉर्मल। एक तो पेन नॉर्मल प्रिडिक्टेबल है, जो कि बेसिकली एम टॉप में होता ही है बिकॉज ऑफ ड्रग्स। लेकिन अगर सवेयर पेन है तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेशन अभी तक इनकम्प्लीट है, या ये अंडरलाइंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या सर्वाइकल ब्लॉकेज हो गया है, जो सैक थी वो सर्विक्स में आके फंस चुकी है, या फिर आप रप्चर कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंशियल्स होंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर उसकी एज वेल इन योर एसडी केसेस, स्ट्रक्चरल डिस्कशन केसेस, ठीक है। तो एक टॉपिक की सस्पेशन कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रही हूँ। देखो, एक इनकम्प्लीट मिसकैरेज में पेन थोड़ा सा कम होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है। मतलब जो पेन और ब्लीडिंग की का प्रोपोर्शन है ना, वो टुवर्ड्स इनकम्प्लीट मिसकैरेज ब्लीडिंग ज्यादा है, जबकि एक टॉपिक में ब्लीडिंग कम है और पेन ज्यादा है। ये पैटर्न आप देखो तो आप आराम से क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हो कि पेन ज्यादा है, ब्लीडिंग कम है, चलो भाई टॉपिक को पहले रूल आउट करो। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेन, तो ये दिस इज इनकम्प्लीट मिसकैरेज। रप्चर में क्या होगा, रप्चर यूजुअली होता क्यों है, वैसे तो अर्ली प्रेगनेंसी में कम ही होता है, लेकिन ये होगा भी तो तब होगा जब कोई ना कोई पिछले स्कार यूट्रस है, या तो स्कार यूट्रस है, या मल्टीपेरेस पेशेंट है, या लेट जेस्टेशनल एजेस हैं। तो ये वो एक्चुअली कंडीशंस हैं जिसमें रप्चर हो सकता है, तो आपने इनको भी लो थ्रेशोल्ड पे रखना है। अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं पेशेंट के, तो पेन फिर रप्चर की वजह से है। अच्छा, चलो, तो पेन को हमने एड्रेस कर लिया, आम पेन तो ठीक है, लेकिन पॉसिबल काजेस देख लीजिए जो कि हो सकती हैं सवेयर पेन के साथ। ओके, अच्छा, एक टॉपिक में पेन ज्यादा, ब्लीडिंग कम, रप्चर में अगर स्कार्ड यूट्रस है, या मल्टीपेरेस पेशेंट है, या लेट जेस्टेशन है। अगर आपने
इमरजेंसी एक्सक्लूड कर दी, तो पेन को एड्रेस कर सकते हो, एनसेड दे दो, जिसमें आइबुप्रोफेन 600 से 800 मिलीग्राम ओरली देते हैं, लेकिन बिफोर गिविंग मीजोप्रोस्टोल, क्योंकि मेरे मीजोप्रोस्टोल की वजह से पेन होने वाला है तो पहले ही दे दो। या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में हीट एप्लीकेशन टू पेन साइड भी हो सकता है, एंड इट्स इफेक्टिव एज वेल, यू हैव सीन इन योर ईपैक यूनिट्स। हेल्प कब लेनी है? इफ पेन डज नॉट इम्प्रूव विद मेडिकेशन एंड हीट, तो फिर आपने अपने जहाँ लाइक अगर प्राइमरी केयर का केस है तो प्राइमरी केयर में रिपोर्ट करो, या सेकेंडरी केयर का केस है तो सेकेंडरी केयर में, या माई ऑप्शंस में, या तीसरी चॉइस ये है कि फिर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो भी आपकी एक्सक्लूजन की बने इन ऑप्शंस। समटाइम माई ऑप्शन कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर नहीं होगा तो फिर ईडी में ही रेफर कर दो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये तो सिवियर पेन है। फिर प्राइमरी केयर रिव्यू, अगर प्राइमरी केयर का केस था तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि भाई टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है सर्विक्स में, वो है तो वो खुद ही रिमूव कर देंगे उसको, वाइटल्स चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। इमरजेंसी एक्शंस जो भी हैं लाइक बिकॉज ऑफ रप्चर या एक्टोपिक वट एवर, उसमें फिर हम आपने रेफर ही करना है अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है, और उसमें इमरजेंसी लेप्रोस्कोपी होगी या लेप्रोटमी होगी। ठीक है, तो इमरजेंसी केसेस में हेमोडायनामिकल स्टेबिलिटी देखनी है। अनस्टेबिलिटी से मुराद है हाइपोटेंशन, डिजीनेस, सिवियर वीकनेस, इमीडिएट रेफर करें, रिससिटेशन करें, सारी लैब्स भेजें, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच। अगर बाकी कंफर्म हो गया है कि ये रप्चर है तो लेप्रोटमी, ठीक है, और एक्टोपिक है और लेप्रोस्कोपी का क्राइटेरिया मीट करता है तो लेप्रोस्कोपी। ओके, डोजेज याद करना, आइबुप्रोफेन की डोज 600 से 800 मिलीग्राम है बिफोर माइजोप्रोस्टोल। पीसीएम अगर देनी है तो 1000 6 आवरली। पीसीएम के साथ कोडीन ऐड करना है, ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिया है, कभी भी फर्स्ट लाइन नहीं देना, यू विल स्टार्ट विद आइबुप्रोफेन या पीसीएम। तो फिर अगर इससे ठीक नहीं होता तो दूसरा कॉम्बिनेशन में दे दें, पीसीएम कोडीन, ठीक है। ये इसका ट्रेड नेम है, या हीट थेरेपी कैन बी यूजफुल, या आप मेडिकेशन के साथ भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपल्जन, या अलोन भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू फार्माकोलॉजिकल मेथड लेस इफेक्टिव है। अगेन टेक होम मैसेज, परसिस्टेंट पेन डिस्पाइट एनाल्जेसिया, रिव्यू अर्जेंटली, और पेन विद स्कैंटी ब्लीडिंग ऑलवेज सस्पेक्ट एक्टोपिक, राइट? तो अगेन अगेन तो की रिकमेंडेशंस क्या है? ऑल एम टॉप प्रोवाइडर्स मस्ट रिकॉग्नाइज एंड मैनेज कॉम्प्लिकेशंस लाइक severe पेन, bleeding and retained। ठीक है, और ऑल एम टॉप ओके, ऑलवेज कंसिडर एक टॉपिक, अगर सवेयर पेन है, मिनिमल ब्लीडिंग है, वुमेन विद परसिस्टेंट पेन डिस्पाइट एनाल्जेसिया, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर में रेफर करो। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट ब्लॉक है तो वो खुद ही सर्जिकल, वो सर्वाइकल ब्लॉक है तो सर्वाइकल ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ पीओसीज, वो रिमूव कर देंगे, या फिर आपके पास दूसरी चॉइस माई ऑप्शन है, या तीसरी चॉइस है इमरजेंसी डिपार्टमेंट इफ अर्जेंट सिचुएशन साथ में ऐड है, राइट? हेमरेज, अब जो रिमेनिंग पॉइंट है इस गाइडलाइन का वो था हेमरेज। हेमरेज को कैसे एड्रेस करना है? ठीक है, मोस्ट कॉमन रीजन वैसे क्या होती है हेमरेज की? इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस, मतलब रिटेन प्रेगनेंसी टिश्यू और प्लेसेंटा। और जो लेट जेस्टेशनल एज या सेकंड ट्राइमेस्टर में अदर ऑप्शंस हो सकती हैं, उसमें एटोनी है या रप्चर है। हेमरेज को क्वांटिफाई कैसे करेंगे फॉर इमरजेंसी सिचुएशन कि ये सिग्निफिकेंट हेमरेज है? इसका इसका एक क्राइटेरिया है कि 2 कंसेक्टिव आवर में ना पेशेंट ने 2 या मोर देन 2 फुल पैड सोक कर लिए हैं, नाउ दिस इज रियली इमरजेंसी, ठीक है, या सडन हैवी ब्लीडिंग हो गई है। तो ये 2 फीचर्स हैं, ये बज़वर्ड में आते हैं, तो फिर इट्स मीन दिस इज अ सिग्निफिकेंट हेमरेज। या वट एवर इज ब्लीडिंग, क्योंकि रप्चर है तो ब्लीडिंग एविडेंट नहीं होगी, ऐसा अंडरलाइंग एक टॉपिक है तो नहीं एविडेंट होगी, तो और पेशेंट में लाइक डिजीनेस है, कहीं ना कहीं तो ब्लीडिंग हो रही है ना जो कि कंसील्ड है, ठीक है, या वीकनेस है, ये भी फिर एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है इमरजेंसी केयर के लिए। तो सडन हैवी ब्लीडिंग, या 2 फुल पैड्स होकर या विद इन 2 आवर कंसेक्टिव आवर्स, ठीक है, या फेंट हो रही है, डिजीनेस है, और ब्लीडिंग सेटल्ड हुई फिर दोबारा रिज्यूम हो गई, तो ये सारी सिचुएशंस हैं कि आपने इस केस को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेफर करना है। आप लाइक लेके नहीं बैठे रहना उसको प्राइमरी केयर या सेकेंडरी केयर में, ठीक है, यू कांट हैंडल दिस इमरजेंसी। और ट्रांसफ्यूजन रिस्क भी है लेकिन थोड़ा सा रेयर है। तो दिस इज अबाउट हेमरेज। सर्जिकल इंटरवेंशन, वही नो कि 7 वीक से पहले हम सर्जिकल टॉप करते भी नहीं है, या डेज विद इन 14 डेज में नहीं करते, लेकिन 7 वीक के बाद हम एस टॉप कर सकते हैं, ठीक है। एस्टॉप इफ इंडिकेटेड कि एमटॉप स्टार्ट की और ब्लीडिंग हो गई, या वैसे ही एस्टॉप उस पेशेंट का अपना प्रेफरेंस थी, क्लिनिकल प्रेफरेंस थी। तो
सर्जिकल इंटरवेंशन 7 डेज में कम है, 7 वीक्स में कम है, 9 वीक्स में ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू 7। ऑक्सीटोसिन वैसे एम टॉप में नहीं देते क्योंकि जो इसके रिसेप्टर्स हैं एक्सप्रेशन के वो कम होते हैं, ठीक है। तो अगर हेमरेज होता है अर्ली प्रेगनेंसी में तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, अगर पेशेंट स्टेबल है, जैसे भी हमने देखा, अगर प्राइमरी केयर सेटिंग में हम कर रहे थे तो हमने क्या किया था, इनकम्प्लीट टर्मिनेशन में एक्सपेक्टेंट केयर की थी ना स्टेबल पेशेंट की। और अगर पेशेंट सेकेंडरी केयर प्रोवाइडर में थी तो हमने देखा था कि वो कंजर्वेटिव केयर भी कर रहे थे, सर्जिकल भी कर रहे थे और मेडिकल भी कर रहे थे, ठीक है। चलो अब इन्फेक्शन पे आ जाओ। इन्फेक्शन फॉलोइंग द एमटॉप कैसे एड्रेस करना है? ओके, ये इन्होंने एक बताया हुआ है कि इंसिडेंस है ओवरऑल इन्फेक्शन का लेस देन 1%, ठीक है। और 0.2 तक अप्रोक्सीमेटली एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड होती है। सिम्टम्स क्या इन्फेक्शन के? एंडोमेट्राइटिस के, फीवर होगा, पेन होगा, फाउल स्मेलिंग, लोकिया होगा, प्रोलॉन्ग्ड या हैवी ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और इसके रीजन क्या है? रिटेन्ड आरपीओसीज। रेड फ्लैग फीचर्स की हैं, परसिस्टेंट फीवर है, पेन विद मिनिमल ब्लीडिंग है, या सडन वर्सनिंग ऑफ प्रीवियसली इंप्रूविंग ब्लीडिंग है, तो इसका मतलब है ये इन्फेक्शन ऑफ सेप्सिस बन रहा है बेसिकली। प्राइमरी केयर में है तो हिस्ट्री लें, वाइटल्स चेक करें, रिटेन प्रोडक्ट्स के लिए स्क्रीन करें, उसकी लैब्स कराएं, सीबीसी, सीआरपी, एचपीएस, एसटीआई स्क्रीनिंग, ठीक है। माइल्ड इन्फेक्शन है तो ओरल एंटीबायोटिक्स एज पर लोकल गाइडलाइन, सवेयर है तो अर्जेंट रेफर करें, प्राइमरी केयर में नहीं इसको लेके बैठना, ठीक है। और दिस इज अबाउट द इन्फेक्शन। सेप्सिस या वर्सनिंग स्टेटस के लिए आप क्या देखेंगे? सेप्सिस 6 प्रोटोकॉल है, ठीक है। रिससिटेशन मेजर्स पार्ट ऑफ सेकेंडरी केयर होते हैं। इसमें आप सेप्सिस 6 में आईवी फ्लूइड्स देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ऑक्सीजन है, लैक्टेट है, ब्लड कल्चर है, और इसके बाद आवरली आपने उसका इनटेक आउटपुट चेक करना है, ठीक है। सेप्सिस में अगर पीओसीज मौजूद हैं तो वो तो ईआरपीसी करनी है ना, एम टॉप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज एम टॉप फॉर स्टेबल पेशेंट, सेप्सिस अनस्टेबिलिटी है तो इसमें ईआरपीसी इंडिकेशन है। If retained tissue with infection है तो discuss timely carefully due to the increasing bleeding risk. Antibiotic duration discuss करें, usually 7-10 days तक होती है, या फिर आप अपने क्लिनिकल कोर्स या कल्चर के मुताबिक जो आपकी पॉपुलेशन में है उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एस टॉप में सबसे पहले ये हमें पता है जब भी हमने एस टॉप करनी है तो इसीलिए हम प्रोफाइलेक्टिकली उसको 1 डोज देते हैं एंटीबायोटिक की, लेकिन रूटीन एम टॉप में प्री या पोस्ट एम टॉप एंटीबायोटिक रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो सेप्सिस को, सॉरी, इन्फेक्शन को कैसे मैनेज करना है? अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो ओरल एंटीबायोटिक्स दे देंगे, अगर सेप्सिस है तो सेकेंडरी केयर में रेसिसिटेशन भी होगी, सेप्सिस प्रोटोकॉल भी होगा, और लेजान करना है विद एमडीडी, क्योंकि सेप्सिस है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। और वाइटल साइंस के हैं इन्फेक्शन के? पेन, फीवर, डिस्चार्ज, फाउल स्मेली डिस्चार्ज एंड ऑल दैट। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, ये सेक्शन 8 है, इसके बाद आई थिंक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, एंड देन वी विल एंड द गाइडलाइंस। तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली दो तरह की हम देखते हैं मेजर, एक तो सर्वाइकल लैसेरेशन और दूसरा परफोरेशन है, और इम्पोर्टेंट है ये उसके के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए, तो आई विल लेट यू नो साथ में एग्जाम क्वेश्चन क्या था। सर्वाइकल लैसेरेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कि हम अगर टफ है सर्विक्स, क्लोज है, तो उसके साथ धींगा मुश्ती ना करें, सॉफ्ट कर लेना, टाइपनिंग कर दें। टाइपनिंग सबलिंगुअल, बक्कल, वजाइनल, दोनों तीनों रूट से हो सकती है। इसमें 400 माइक्रोग्राम हम देते हैं। मीफेप्रोस्टोन अगर दें बिफोर गिविंग माइजोप्रोस्टोल, ठीक है। तो इससे हम लैसिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर लैसिरेशन हो भी गई, स्मॉल टेयर्स हैं, वो तो खुद ही हो भी जाते हैं और कंप्रेशन से या पैकिंग से ठीक भी हो जाते हैं। बट अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर का टेयर है ना, तो फिर आपने उसको एब्जॉर्बेबल सूचर से या वाइकरल से स्टिच करना है। लेकिन अगर सर्वाइकल टेयर एक्सटेंड कर गया है, ठीक है, तो फिर जो यूट्राइन आर्टरी है वो आपने ब्लॉक करनी है, एम्बोलाइजेशन करनी है। अगर वेजाइनली अप्रोच नहीं कर सकते तो फिर एब्डोमिनली अप्रोच करना है, लोअर सेगमेंट पे टीयर भी आ जाता है यूजुअली, ठीक है। और फिर उसके साथ डिपेंड करता है क्या कितनी एक्सटेंशन है, तो पॉसिबल जो सर्वाइकल टीयर्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सटेंट हम टेम्पोनॉट कर सकते हैं, जिसमें फोलीज या बैकरी बैलून है, या सर्जरी कर सकते हैं, या एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, जो भी रियल टाइम सर्जन को ठीक लगे, राइट।
परफोरेशन का रिस्क क्या है, एग्जाम क्वेश्चन है कि अगर इसका इंसिडेंस पूछे तो 1/4 पर 1000 सर्जिकल टॉप के दौरान परफोरेशन हो सकता है। जो सर्जिकल एस टॉप की प्रोमिनेंट कॉम्प्लिकेशन है वो परफोरेशन है या लेसिरेशन है। जो एम टॉप की प्रोमिनेंट कॉम्प्लिकेशन है वो इन्फेक्शन है। ठीक है। साइन क्या होते हैं परफोरेशन के? सडन शॉर्प पेन अगर पेशेंट एनेस्थीसिया में नहीं है। अगर पेशेंट बेहोश है तब तो पेन नहीं फील होगा, फिर आपको फील होगा कि इंस्ट्रूमेंट बड़े इजीली पास कर रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यूट्राइन वॉल की। ठीक है। या आपको वो आपने गट 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 हैंडलिंग की है, बाउल हैंडलिंग की है और फैट आ रही है सेक्शन में, वो फैट कहाँ से आएगी? फैट तो गट के साथ होती है। या पेशेंट के वाइटल्स, एनेस्थेटिस्ट विल से कि भाई ये पेशेंट के वाइटल्स ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जिससे आपको लगेगा कि आप परफोरेशन कर चुके हो। ये एग्जाम क्वेश्चन भी है कि फैट आ रही है तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी परफोरेशन, वो भी गट की, बाउल की। मैनेजमेंट क्या है? परफोरेशन अगर आपने ड्यूरिंग सर्जिकल टर्मिनेशन की है ना तो आपने इसमें करनी ही करनी लेप्रोस्कोपी। परफोरेशन का ना टॉक आर्टिकल है अपना, उस वो बड़ा वो वाइड है कि अगर आप इंट्रायूटाइन डिवाइस रख रहे हो, पोलिपेक्टमी कर रहे हो, तो उसमें क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, कितने साइज का डायलेटर हो, कैसे लेके चलोगे। मैं उसका एक टेबल आपको एंड पे दिखाती हूँ। तो उसमें हम लेप्रोस्कोपी अवॉइड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन एस टॉप में तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, यू मस्ट हैव टू डू लेप्रोस्कोपी। ठीक है। लेप्रोट में तब करोगे जब पेशेंट अनस्टेबल है या वैस्कुलर इंजरीज सस्पेक्टेड है या बाउल इंजरीज हैं। और मैनेजमेंट तो परफोरेशन की एमडीडी है। ठीक है, जिसमें कोलोरेक्टल सर्जन्स, वैस्कुलर सर्जन्स, urological सर्जन्स और यू योरसेल्फ गायनेकोलॉजिस्ट विद योर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इस केस को देखोगे। ओके। ओके, सो ये यूट्राइन परफोरेशन का टॉप आर्टिकल है। और इसमें यू कैन क्लियरली सी कि जब भी एस टॉप हुई या ईआरपीसी हुई और उसमें परफोरेशन हुई तो करनी ही है लेप्रोस्कोपी। ठीक है। लेप्रोस्कोपी से पहले आप अपनी टीम को अलर्ट करें, ऑब्जर्वेशंस देखें, एंटीबायोटिक्स दें, सीनियर को बुलाएं। अदर स्पेशलिटीज जो हमने बात की, कोलोरेक्टल सर्जन्स हैं, यूरोलॉजिस्ट है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, वो सब आ जाए एंड यू हैव टू डू लेप्रोस्कोपी। स्मॉल परफोरेशन, नो ब्लीडिंग, नो अदर इंजरीज, आप उसको स्टेबल कंजर्वेटिव भी रख सकते हैं। और अगर लार्ज परफोरेशन है, अदर इंजरीज हैं और रिपेयर लेप्रोस्कोपिकली नहीं हो सकती तो लेप्रोटमी करेंगे और इसको 24 आवर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो बेसिकली दिस टॉग आर्टिकल से अ लॉट अबाउट परफोरेशन, क्योंकि ये डेडिकेटेड परफोरेशन का ही टॉग आर्टिकल है। तो यहाँ इन्होंने प्रिपरेशन को इस आयरिश गाइडलाइन ने इतना डिटेल में मेंशन नहीं किया, बट जो कि एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स व्हाई यू हैव टू डू द परफोरेशन टॉग एज वेल। ठीक है। तो आई नीड टू नो कि आप स्टेप वाइज अप्रोच में इस चीज को जरूर अप्रिशिएट करें कि सर्जिकल टॉप हो गई है तो सबसे पहले जो काम करने वाला स्टेप वाइज है वो है कॉल फॉर हेल्प, ऑब्जर्वेशन, गिविंग एंटीबायोटिक्स, चेकिंग हर वाइटल्स, देन लैप्रोस्कोपी। और लैप्रोस्कोपी के बाद रिपेयर करना या नहीं करना, इट डिपेंड्स, स्मॉल परफोरेशन है या लार्ज परफोरेशन है। और लेप्रोस्कोपी को लेप्रोटमी में कब कन्वर्ट करना है, तो इसके बसवर्ड ये हैं कि पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है या गट इंजरीज है। बेसिकली कब आपने नहीं करना लेप्रोस्कोपी, जब आप हिस्टेरोस्कोपी स्मॉल डायलेटर से यूज कर रहे हैं, मतलब साइज इसका 5 mm या से छोटा है। आप एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के लिए क्यूरेट कर रहे थे तब परफोरेशन हुई। आप कापर इंसर्ट कर रहे थे, आप पोलिक फोर्सेप यूज कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ यू हैव टू ऑब्जर्व पेशेंट। ठीक है। कोई ब्लीडिंग नहीं है, स्टेबल पेशेंट है, तो आप उसको कंजर्वेटिव भी रख सकते हो, नो नीड ऑफ डूइंग लेप्रोस्कोपी। और अगर लेप्रोस्कोप हिस्टेरोस्कोप जो है 5 mm से ज्यादा है, या आपने रिसेक्शन लूप इस्तेमाल की है ड्यूरिंग हिस्टेरोस्कोपी, लेजर की है, आपने पोलिप को अवल्स करने की ट्राई की और परफोरेशन हुई है, तो यू नीड टू डू लेप्रोस्कोपी। ठीक है। चलो, बस यही इम्पोर्टेंट था। बाकी एक दो और टेबल्स भी हैं टोग आर्टिकल में, जैसे साइट ऑफ परफोरेशन मैक्सिमम इंटीरियर वॉल में होती है। ठीक है। और मैक्सिमम सक्शन कैनुला यूज करते हुए होती है।
उसके बाद ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें लाइक हम देखते हैं कि परवरिशन क्यों होती है। जब आप लेट जेस्टेशनल एज पे टर्मिनेशन कर रहे हो, आप पीपीएच के लिए ईआरपीसी कर रहे हो, पेशेंट मल्टी पैरस है, विद इन 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आप किसी भी रीज़न के लिए जो है वो कर रहे हो यूट्राइन हैंडलिंग, या स्मॉल साइज पोस्ट मेनोपाजल यूट्रस है, या उसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर रहे हो, तो वो छोटी पतली यूट्रस होती है, ट्रॉफिक सी परफोरेशन हो जाती है, सर्विक्स क्लोज है, सीनोस्ट है, सर्वाइकल लैसेरेशन भी करोगे और साथ में ड्यूरिंग फोर्सफुली डायलेट करोगे ना, तो फिर वो रप्चर हो जाएगी। यूट्राइन कैविटी डिस्टॉर्टेड है फाइब्राइड की वजह से, इंट्रायूट्राइन एडहेजन्स हैं, बायोमेट्रा इन्फेक्शन में भी यूट्रस थिन होती है, परफोरेशन हो सकती है। पोजीशन एंड एटीट्यूड ऑफ द यूट्रस सही से नहीं पता, एंटी फ्लेक्शन या रेट्रोफ्लेक्शन को आपने सही से एंटरटेन नहीं किया, और डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट है, ठीक है, रेट्रोवर्टेड पे ज़्यादा होते हैं, यूट्राइन एनॉमलीज हैं, यूट्रस में स्कार है। ओके, सो बेसिकली एनेस्थीसिया एस्टॉप में हम क्या देते हैं, प्रोपोफोल या फेंटानिल, यूजुअली नाइट्रस ऑक्साइड या आइसोफ्लोरन हम अवॉइड करते हैं क्योंकि यूट्रस को ये रिलैक्स कर देती हैं, टोनिक की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। एंटीबायोटिक एस्टॉप से पहले देनी है, सिंगल डोज प्रोफाइलैक्सिस ज़रूरी है, ठीक है, 7 डेज के लिए अनलाइक आरसीजी ना दें। सिंगल डोज मेट्रोनिडाजोल, डॉक्सी या पेनिसिलिन, इनमें से कोई एक काफ़ी है। यूट्राइनल इनमें से डॉक्सी ज़्यादा अच्छी है। यूट्राइनल वैक्यूएशन में सक्शन कैनुला यूज़ कर रही हैं, या फोर्सेप यूट्रस को के फोर्सेप यूज़ कर रही हैं टू वैक्यूएट द कंटेंट्स, तो यू कैन यूज़ बट बी केयरफुल। होएवर शार्प क्यूरेट आप इस्तेमाल ना करें, शार्प होंगे तो ऑब्वियसली परफोरेशन हो सकती है। होएवर वी हैव सीन कि सक्शन कैनुला से भी परफोरेशन हो जाती है, लेकिन स्टिल वी कैन यूज़ बट विद कॉशन। की रिकमेंडेशंस किए हैं, एस्टॉप प्रोवाइडर्स मस्ट बी ट्रेंड इन सर्जिकल टेक्निक्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, सर्वाइकल प्राइमिंग करनी है एंड अवॉइड शार्प क्यूरेटेज टू मिनिमाइज द इंजरी, बी विजिलेंट फॉर साइन ऑफ हेमरेज, सर्वाइकल ट्रामा और परफोरेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एस्टॉप। एस्केलेट केयर मतलब जो कर रहे हो ना फौरन अगर वार्निंग फीचर्स आ जाते हैं, रेड फ्लैग, तो फिर मीन्स उसको छोड़ो और उसको रेफर करो जो भी उसकी रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, साइको सोशल कंसिडरेशंस। इसका जो मेन मकसद है ना वो ये है कि अगर पेशेंट में अलार्मिंग फीचर्स हैं जैसे हालुसिनेशन, डिलीजन्स के, या स्टेबल नॉन केस है साइकेट्रिक, तो साइकेट्रिक रेफरल है, वरना मिनिमल डिप्रेशन तो होता ही है, इट वाज नोटिस्ड के मिसकैरेज के बाद या अबॉर्शन के बाद रहता है, वो मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, सोशल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इसको एड्रेस कर लेते हैं। तो इमोशनल रिएक्शन तो आना ही है, मिक्स का, रिलीफ का, सैडनेस का, गिल्ट का, एम्बेरसमेंट का, रेग्रेट का। मोस्ट वुमेन डू नॉट एक्सपीरियंस लास्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट आफ्टर लीगल या वॉलंटरी टॉप, ठीक है, नो एविडेंस दैट टॉप इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, पीटीएसडी और एंजाइटी। वुमेन हु कैन बी एट हायर रिस्क ऑफ नेगेटिव इमोशंस वो होंगी जिसमें लैक ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम फैमिली या पार्टनर, जिनको पहले से ही मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, जिनके रिलीजियस सोशल डिसअप्रूवल है फॉर अबॉर्शन, जैसे लाइक इन मुस्लिम, इन वेरी स्ट्रिक्ट जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं उनमें ये ज़्यादा गिल्ट आता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू शरिया अबॉर्शन इज नॉट लाइक्ड। सेकेंड ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन में यूजली ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होती हैं, एंड वुमेन हु वांटेड प्रेगनेंसी बट हैड टू टर्मिनेट फॉर फीटल एनॉमली। तो एनॉमली भी तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी आप चाह रहे हो, ऊपर से एनॉमली आ जाए तो ये भी नेगेटिव इमोशंस का काज बनती है, ठीक है। तो कैसे आपने फॉलो अप करना है मेंटल हेल्थ को, और कैसे काउंसलिंग करनी है। यंग वुमेन मे हैव ग्रेटर साइको सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, फ्यूचर लाइफ इवेंट्स, इनफर्टिलिटी, बर्थडेज कैन ट्रिगर रिकरिंग इमोशनल डिस्ट्रेस। मतलब जिस जिस दिन आपने आपकी ईडीडी थी उस दिन आपको वो ज़्यादा फील होगा, ठीक है। नॉन जजमेंटल केयर रिड्यूसेस द स्टिग्मा एंड सपोर्ट मेंटल वेलबींग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम क्वेश्चन कि इसको एड्रेस कैसे करेंगे लो रिस्क पेशेंट में, प्रिवेंट कैसे करेंगे। नॉन जजमेंटल के भाई तुम क्यों अबॉर्शन करा रही हो, उसकी मर्जी भाई, थिंक वोंट बी जजमेंटल। वॉलेंट्री काउंसलिंग प्री एंड पोस्ट ऑप इज हाईली इंकरेज्ड, अगर ये हो गई है ना तो फिर लेस लाइकली मेंटल इश्यूज आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एम टॉप के बाद ड्यूरिंग एम टॉप हम इम्प्लानॉन, ओरल पिल्स या डंपा दे सकते हैं, लेकिन आईयूडी हम ड्यूरिंग एम टॉप नहीं देंगे, वो हम पोस्ट कंप्लीशन देंगे, लाइक टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तब इंट्रायूट्राइन डिवाइस रखनी है। होएवर ड्यूरिंग मेडिकल टर्मिनेशन पिल्स, इम्प्लानॉन या डिपो-प्रोविरा कैन बी स्टार्टेड। कॉन्ट्रासेप्शन पोस्ट टॉप, आईयूडी एट द टॉप या लार्क एट द टॉप, ठीक है। काउंसलिंग करें पहले और फिर दे दें।
और बाकी स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ रेफरल तब है जब पेशेंट को हिस्ट्री है साइकेट्रिक इलनेस की, या आपको रेड फ्लैग फीचर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, वरना आप सोशल वर्कर को ही रेफर करोगे फॉर काउंसलिंग सर्विसेज, रूटीन काउंसलिंग सर्विसेज। और आपने ज़रूर उसके जीपी को बताना है कि इसकी टर्मिनेशन हुई है, किस मेथड से हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो क्या हुई, क्योंकि इन यूके एंड आयरलैंड जीपी पेशेंट के साथ होता है 1-to-1, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर इस पूरी गाइडलाइन का जो टेक होम मैसेज है कि कॉन्ट्रासेप्शन पोस्ट ऑप ज़रूर करें, लार्क मेथड्स इमीडिएटली जब भी पॉसिबल हो डिस्कस करें, रेफर करें सोशल हेल्थ केयर को, काउंसलिंग फॉर वुमेन विद कॉम्प्लिकेशंस इन्फॉर्म करें उसके जीपी को, ठीक है। अब ये सारी रीकैप टेबल है जिसमें हमने हैवी ब्लीडिंग कैसे एड्रेस करनी है, इन्फेक्शन कैसे एड्रेस करनी है, ऑनगोइंग प्रेगनेंसी कैसे एड्रेस करनी है, नो ब्लीडिंग ऑफ टेमटॉप कैसे एड्रेस करनी है, रिटेन टिश्यूज का क्या करना है, सवेयर पेन का क्या करना है, चेंज ऑफ माइंड का क्या करना है, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सारे 9 पॉइंट्स हम इसमें कंप्रोमाइज डिस्कस हुए हैं। छोटा सा क्विज है इसका। प्रेफर्ड मेथड क्या है पोस्ट ऑप लार्क, ओवुलेशन विद इन 10 सॉरी फ्रॉम 8 डेज ऑनवर्ड रिज्यूम हो जाती है, इसीलिए ड्यूरिंग टर्मिनेशन प्रोसीजर या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर आप जरूर उससे डिस्कस करें अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। माई ऑप्शंस वेरी गुड वेबसाइट फॉर मैनी इंक्वायरीज, but solution of many queries and things. What is the approximate risk of major congenital malformation? If misoprostol दिया आपने तो 4.2 तक है, ये स्टेटिक फिगर है, वरना ये 5.5 भी हमने देखा है। Which women are at highest risk of poor psychosocial outcome post op, जिनकी सपोर्ट नहीं है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, या प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। कॉन्ट्रासेप्शन जो कि इनिशिएटेड ऑन द सेम डे एज मिफेप्रिस्टोन रिड्यूस द एमटॉप एफिकेसी, वो इम्प्लानॉन है, ठीक है। ओके, वो कह रहे हैं मिफेप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरोन है तो प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, वहाँ दे सकते हैं, इसका मतलब ये है। इस वजह से ना दो कि भाई मिफेप्रिस्टोन का रिएक्शन तो नहीं होगा इसके साथ, कोई इम्प्लानॉन के साथ तो नहीं, सिर्फ आपने पोस्ट कंप्लीशन आईयूडी के लिए वेट करना है। What psychosocial emotions can occur after top guilt के, sadness के, embarrassment के? What should be counseling referred be offered for hospitalized women post-op at the time of admission or on discharge? Women, which contraceptive method can be placed during surgical top? Like इंट्रायूट्राइन डिवाइस हम रख सकते हैं सर्जिकल टॉप के दौरान, बट प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन पहले निकालने हैं, कंप्लीट करना है प्रोसेस ऑफ सर्जिकल टर्मिनेशन, और फिर एट द सेम टाइम आप आईओडी रखते हैं। विच शुड बी इन्फॉर्म्ड इफ अ वुमन इज एडमिटेड विद टॉप कॉम्प्लिकेशंस विद कंसेंट हर जीपी टॉप प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आपको इसको समझने में आसानी होगी। अब मैं क्विकली इस पूरी गाइडलाइन को रिवाइज करा रही हूँ, मैंने काफ़ी इम्फेसाइज किया ये गाइडलाइन काफ़ी एग्जाम क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो लेट्स डू इट। क्विक रिकैप है, ठीक है। ओके, सो क्विकली मैं सारी स्लाइड्स दोबारा रिव्यू कर रही हूँ। दिस आयरिश गाइडलाइन इज बेसिकली नेशनल क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन ऑन मैनेजमेंट ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। 9 इसके पॉइंट्स हैं, हर 9 को बड़े डिटेल में मैंने एड्रेस किया। अपॉलॉजी फॉर दिस, आई टुक यू टू मच टाइम, लेकिन मैं इससे जान नहीं छुड़ा सकती थी, बिकॉज आई नो तुम लोग इसमें अगर मैं जल्दी रैपिडली और 2-3 स्लाइड्स में इसे कवर मैं करा सकती थी, यू हैव सीन पीपल आर डूइंग इट, लेकिन इट्स नॉट दैट फ्रूटफुल। सो लेट्स स्टार्ट कि चेंज ऑफ माइंड का क्या करना है। माइंड चेंज हो जाए तो उसे बोल दो कि कोई ऐसी दवाई नहीं है कि पेशेंट के हम इस प्रोसेस को रिवर्ट कर सकें, ठीक है। ट्रेटोजेनिसिटी भी आके रहेगी करानी है तो एनॉमली स्कैन जरूरी है, और ये इट्स प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, राइट। और 97% वो कंटिन्यू प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो के ही रहेगी। दूसरे स्टेप पे हमने कहा कुछ अबॉर्शन लास्ट थे, वो हैव ऑलरेडी डन इन डिटेल। अच्छा, फिर दूसरे पे हमने कहा कि ब्लीडिंग नहीं हो रही, प्राइमरी केयर में नहीं हो रही, तो मेन कंसर्न था एक टॉपिक को रूल आउट करो, ठीक है, और वेटेसिटी देखो, और अगर नहीं पॉसिबिलिटी तो रेफर करो सेकेंडरी केयर में। और सेकेंडरी केयर में है तो फिर आप क्लिनिकल रिव्यू कराओ, विजुअली देखो कि सैक आउट हुई या नहीं हुई, और सेकेंड डोज रिपीट कर दो, और अगर सेकेंड डोज के बाद भी कुछ नहीं बना तो फिर स्टॉप कर दो। और फिर सेकेंडरी केयर में ये स्टेप वाइज हमने देखा कि अगर पेशेंट कंप्लीट टर्मिनेशन हो गई है तो डिस्चार्ज कर दो, नहीं हुई तो फिर या तो एस टॉप करो या एम टॉप करो एज पर प्री रेजिकेट्स। फिर दोनों का कंपैरिजन किया हमने,
कि अगर प्राइमरी केयर में ब्लीडिंग नहीं हो रही तो सेकेंडरी केयर में जा रही है, और सेकेंडरी केयर में नहीं हो रही तो फिर सेकंड मेडिकल डोज रिपीट कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं। अच्छा, बाकी कुछ हमने तुम्हारे रिवीजन के लिए मैंने बताया था कि जो एम टॉप है प्राइमरी केयर में तब करनी है जब पेशेंट 9+6 वीक्स तक है, और इसके बाद 9 से 12 वीक्स में सेकेंडरी केयर में उसकी एम टॉप करनी है, मतलब एडमिट करके। फिर हमने कंपैरिजन किया मेडिकल टॉप और एस टॉप का। फिर ऑनगोइंग प्रेगनेंसी दूसरा पॉइंट था, उसमें हमने देखा कि प्राइमरी केयर में क्या करना है, ठीक है, और फिर हमने देखा कि सेकेंडरी केयर में क्या करना है। फिर कुछ एल्गोरिथम्स हमने देखे सेकेंडरी केयर के और प्राइमरी केयर के। ठीक है, तो फिर हमने देखा स्टेबल पेशेंट है या अनस्टेबल पेशेंट है। अनस्टेबल को तो फटाफट ही इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी है। अगर स्टेबल है तो फिर हिस्ट्री लें, और हिस्ट्री से लगता है इनकम्प्लीट टर्मिनेशन है तो उसको एड्रेस करें, इन्फेक्शन है तो उसको एड्रेस करें, परफोरेशन या रप्चर है तो आप फिर उसको एड्रेस करो। फिर इनकम्प्लीट टर्मिनेशन के बारे में हमने बात की। इनकम्प्लीट टर्मिनेशन ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ ओपन सर्वाइकल लॉस विद ब्लीडिंग एंड इनकम्प्लीट एक्सपल्जन ऑफ प्रेगनेंसी टिश्यूज, और सिम्टम्स में ब्लीडिंग हो रही होती है इसको। और प्राइमरी केयर सेटिंग में है तो एक्सपेक्टेंट केयर कर सकते हैं, सेकेंडरी केयर में है तो कंजर्वेटिव, मेडिकल एंड सर्जिकल, सारी तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। आ, बाकी और डिटेल्स हैं कि मेडिकल करनी है तो ये डोजेस हैं, सर्जिकल करनी है तो ये है, मिस्टर बॉशन है तो ये है। और अगर मोर देन 6 to 8 वीक्स हो चुके हैं ना टिश्यू रिटेन हुए, तो फिर आप स्टेरोस्कोपी करें क्योंकि एडियंस बन चुकी होती हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये रिकैप स्लाइड मैंने दोबारा ऐड किया है। ओके, फिर पेन, पेन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर तो इमरजेंसी केयर है, अगर माइल्ड पेन है तो इट कैन हैपन, ठीक है। फिर हमने डोजेस पढ़ी कौन कौन सी हैं एनसेड्स की और कॉम्बिनेशंस में। एंड आफ्टर दिस वी सेड कि हेमरेज को कैसे एंटरटेन करना है। हेमरेज अक्यूट है और लाइक आफ्टर एम टॉप है, तो पहले तो अक्यूट की से बात देखेंगे कब आपने इमरजेंसी केयर करनी है। सडन ब्लीडिंग है, साथ में कोई वीकनेस है, फेंटिंग है, ठीक है, या रिकरेंस हो रही है तो इसको इमरजेंसी केयर में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेफर करें, वरना यू कैन मैनेज इट योर ओन। फिर हमने कहा सर्जिकल इंटरवेंशन बिफोर 7 वीक्स लेस हैं, बट 9 वीक्स तक थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, डेज में भी कंपेयर किया। हेमरेज की काजेज क्या होती हैं? रिटेन प्रेगनेंसी टिश्यू, ट्रामा, कोएगुलोपैथी, यूट्राइन परफोरेशन, मैनेजमेंट एज पर द काज। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में अगर इन्फेक्शन है तो उसकी और मैनेजमेंट है, माइल्ड, मॉडरेट के, माइल्ड और सिग्निफिकेंट के हिसाब से, और सेप्सिस है तो फिर सेप्सिस 6 का प्रोटोकॉल है, ठीक है। फिर अगर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फिर परफोरेशन और सर्वाइकल लैसिरेशन हमने एड्रेस की, और फिर एक टोगा आर्टिकल भी साथ में हमने किया। एंड आफ्टर दिस वी सेड के लैप्रोस्कोपी कब करनी है कब नहीं करनी। फिर हमने देखा कि एनेस्थीसिया कौन सा देना है। वी शुड अवॉइड इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक जरूर देनी है स्टॉक में। और फिर वी सेड के साइको सोशल कंसिडरेशंस कौन सी हैं, ठीक है। जरूर अच्छे से काउंसलिंग करें, ये होती ही है डिप्रेशन, बट अगर पेशेंट ऑलरेडी साइकेट्रिक पेशेंट है तो फिर साइकेट्रिक वार्ड में साइकेट्रिक हेल्प लें डेडिकेटेड, वरना सोशल हेल्थ प्रोवाइडर, केयर प्रोवाइडर भी ये कम कर सकती है। कॉन्ट्रासेप्शन लार्क की सूरत में करें, कुछ एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ सर्जिकल टर्मिनेशन भी कर सकते हैं, कुछ एट द कंप्लीशन करते हैं, कंप्लीशन में आईओडी है। और काउंसलिंग करें बिफोर टर्मिनेशन एंड बिफोर आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन। फिर हमने इसका एक साथ का रिकैप किया, मोटी मोटी बातें कि दोबारा से रिवाइज कराएं, और फिर हमने एक छोटा सा क्विज किया, ठीक है। सारे पॉइंट्स दोबारा उस क्विज में एड्रेस हुए। सो आई एम होपफुल you will better understand this guideline now. I will wait for your feedback. Thank you very much.